अंटार्कटिक महासागर के बीचों बीच 28 लोग एक जहाज में सफर कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि उनका जहाज लाखों टन जमी हुई बर्फ के बीच पूरी तरह जकड़ गया। वही जगह, वही ठंडी हवाएं, वही बहरी खामोशी, और इसी में निकल चुके थे पूरे 7 महीने। एक रात जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, अचानक शिप के नीचे से एक दहला देने वाली गूंज उठी। अगले ही पल जहाज पूरी ताकत से एक तरफ झुक गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनदेखी ताकत ने नीचे से जहाज को धक्का मारा हो। सब घबरा गए, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि ये तो आने वाले खतरों का सिर्फ पहला इशारा था। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की सनसनीखेज सर्वाइवल कहानी में। अंटार्कटिक ओशन, जहां लहरें किसी इमारत जितनी ऊंची उठती हैं, जहां हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाबुक की तरह पड़ती हैं और पानी इतना बर्फीला कि इंसान का खून भी जम जाए। इस जगह सफर करना मतलब सीधा मौत को दावत देना। अगर किसी तरह आप तूफानों से बच भी जाएं, तो पहाड़ जितने बड़े बर्फ के पहिए, आइसबर्ग्स, किसी भी जहाज को कागज की तरह कुचलने की ताकत रखते हैं। लेकिन सोचिए, आज से 111 साल पहले, जब न तकनीक थी, न जीपीएस, न मॉडर्न ब्रेकिंग सिस्टम्स, ऐसे खौफनाक समंदर में 28 लोगों का एक दल फंस गया था। और हैरानी की बात यह कि उन्होंने चंद हफ्ते या चंद महीने नहीं, पूरे 2 साल खुले आसमान के नीचे गुजारे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने का अभाव और मदद पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी कहलाती है, द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस कहानी के हीरो थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन, एक ऐसे एक्सप्लोरर जिनका जुनून था इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की हद को परखना, और इसी कारण उन्होंने अपने जहाज का नाम रखा था एंड्योरेंस। शैकल्टन कई खतरनाक मिशनों का हिस्सा रहे थे। 1901 में वो पहली बार अंटार्कटिका के मिशन पर गए, लेकिन 750 किलोमीटर पहले ही वापस लौटना पड़ा। 1907 में फिर कोशिश की, इस बार 150 किलोमीटर पहले रुकना पड़ा। लेकिन 1914 में उन्होंने ठान लिया कि अब की बार सिर्फ पहुंचेंगे ही नहीं, बल्कि पूरा अंटार्कटिका पैदल क्रॉस करेंगे। उनका मिशन था इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन, और इसकी प्रकृति इतनी जोखिम भरी थी कि कोई जाना ही नहीं चाहता था। सबसे पहला चैलेंज था एक बहादुर क्रू ढूंढना। इसके लिए शैकल्टन ने अखबार में एक ऐसा विज्ञापन दिया जो इतिहास का सबसे डरावना जॉब पोस्ट बना। मेन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। कम वेतन, कड़ाके की ठंड, महीनों अंधेरा, खतरों से भरा हर दिन, सही सलामत लौटने की कोई गारंटी नहीं। लेकिन सफलता मिली तो सम्मान मिलेगा। ये इश्तिहार उन लोगों के लिए था जो मौत को आंखों में देखकर भी पीछे ना हटे। और जल्द ही शैकल्टन ने 27 बहादुर लोगों की टीम तैयार कर ली। शैकल्टन इस मिशन के लिए पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रवाना होने का दिन करीब आया, दुनिया की किस्मत बदल चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी। सबको लगा कि अब मिशन रद्द हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन खुद युद्ध में होने के बावजूद शैकल्टन की जुनूनी योजना को हरी झंडी दे दी। अब जरूरत थी एक ऐसे जहाज की जो अंटार्कटिक महासागर की बर्फ को चीर सके, लेकिन ऐसा खास जहाज बनाना आसान नहीं था। तभी किस्मत ने साथ दिया। नॉर्वे की एक कंपनी ने एक बेहद मजबूत लकड़ी का भारी भरकम जहाज बनाया था जो आर्कटिक क्षेत्रों के लिए डिजाइन हुआ था, पर वो प्रोजेक्ट असफल हो गया था। शैकल्टन ने उसी जहाज को खरीदा और नया नाम दिया एंड्योरेंस। ये जहाज आम जहाजों जैसा नहीं था। अमेरिकन ओक की मोटी लकड़ियों से बनी इसकी बॉडी, ऐसा ढांचा जो करोड़ों टन बर्फ के दबाव को सह सके, सील और इंजन दोनों, एक हाइब्रिड ताकत। सालों की योजनाओं और तैयारियों के बाद आखिर वो दिन भी आया जिसका शैकल्टन को सालों से इंतजार था। 8 अगस्त 1914 एंड्योरेंस ने इंग्लैंड के प्लिमोथ बंदरगाह से दुनिया के सबसे कठिन सफर की शुरुआत की। 4 महीने तक उन्होंने अटलांटिक महासागर में यात्रा की। पहले अर्जेंटीना पहुंचे, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड। वहां अंतिम तैयारियां की गईं, खाना, ईंधन, कपड़े और नेविगेशन की प्लानिंग। 5 दिसंबर 1914 एंड्योरेंस ने अपना रुख घुमाया सीधा अंटार्कटिका की ओर। जहाज में कुल 28 लोग और साथ में 50 ताकतवर स्लेज डॉग्स थे। ये कुत्ते बर्फ पर सामान खींचने में काम आते। 46 दिनों तक सफर शांत चला। अब वे अंटार्कटिका के तट तक पहुंचने से बस 1 दिन दूर रह गए थे।
लेकिन प्रकृति ने फिर रास्ता रोका। 18 जनवरी 1915 वेडल सी की सतह पर मोटी होती जा रही बर्फ ने एंड्योरेंस का रास्ता घेर लिया। कहीं 10 फीट, कहीं 15 फीट और एक जगह तो बर्फ की मोटाई 18 फीट तक पहुंच गई। एंड्योरेंस इतनी मजबूत थी, लेकिन इतनी मोटी बर्फ को तोड़ना उसके लिए भी नामुमकिन था। टीम अपनी मंजिल वैसल बे से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर थी, लेकिन अब जहाज हर तरफ से बर्फ में कैद हो चुका था। शुरुआत में सबको लगा ये तो अस्थायी समस्या है, बर्फ थोड़ी पिघलेगी और जहाज आगे बढ़ जाएगा। पर असलियत ये थी कि यही जकड़न आने वाली तबाही की शुरुआत थी। कई दिनों तक क्रू ने जहाज को मैन्युअली धकेलने, बर्फ काटने और रास्ता बनाने की कोशिश की। 2 दिन तक लगातार मेहनत के बाद भी वो सिर्फ 300 मीटर ही आगे बढ़ पाए। उसके बाद एंड्योरेंस फिर बर्फ में जम गई। 1 महीने तक की कोशिशों के बाद 14 फरवरी 1915 को शैकलटन ने हार मान ली। उन्होंने कहा, अब जहाज को बर्फ की नेचुरल मूवमेंट पर छोड़ दो। सर्दियां गुजरेंगी, बर्फ खुद टूटेगी। अब एंड्योरेंस एक फ्लोटिंग विंटर स्टेशन बन गया। क्रू अपने अपने दैनिक काम में लग गए। कोई खाना बनाता, कोई सॉकर खेलता, कोई अपने साथी का हेयर कट करता। सबके अंदर एक ही उम्मीद थी, एक दिन बर्फ टूटेगी और रास्ता खुलेगा। धीरे धीरे सब एक परिवार की तरह बन गए, यहां तक कि कुत्तों से भी भावनात्मक लगाव हो गया। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। अप्रैल 1915 में बर्फ ने टूटना शुरू किया, लेकिन टूटने के साथ साथ करोड़ों टन बर्फ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। ये एक अनदेखा खतरा था। इन दबती बढ़ती परतों ने एंड्योरेंस पर जोरदार दबाव डालना शुरू कर दिया। टीम ने मिलकर बर्फ हटाई, रास्ता बनाया और कई हफ्तों में यह खतरा टल गया। पर असली तूफान तो अभी बाकी था। 14 जुलाई 1915 एक रात फिर जहाज के नीचे से भयानक आवाज आई। एंड्योरेंस एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक गई। सुबह जो दिखा वो किसी भी इंसान का खून जमा देने के लिए काफी था। जहाज का रडर पूरी तरह से टूट चुका था, यानी अब जहाज को मोड़ना, चलाना सब असंभव हो चुका था। टीम अब 7 महीने से बर्फ में कैद थी। करीब 2000 किलोमीटर दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं थी, कोई संपर्क नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। शैकलटन की नेतृत्व क्षमता। 18 अक्टूबर 1915 इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन का सपना अब बर्फ में दफन हो चुका था। 9 महीनों से क्रू एक ही जगह पर फंसा था। जहाज टूट चुका था और अब एंड्योरेंस सिर्फ समय का इंतजार कर रही थी कि कब बर्फ उसकी आखिरी सांस छीन ले। इसी दौरान एक रात बर्फ ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया। अचानक दबाव की एक विशाल लहर एंड्योरेंस से टकराई और जहाज 30 डिग्री तक झुक गया। क्रैकिंग की आवाजें हर तरफ गूंज उठी। शिप की लकड़ियों का फटना ऐसे लग रहा था जैसे कोई दैत्य उसकी हड्डियां तोड़ रहा हो। सबको समझ आ गया, अब जहाज कभी नहीं बचेगा। कुछ हिस्सों से पानी जहाज के अंदर घुसना शुरू हो गया। पूरी टीम रात भर पंप चलाती रही कि जहाज डूबे नहीं, लेकिन उनका आसरा अब टूटने लगा था। 27 अक्टूबर 1915 शैकलटन ने वो आदेश दिया जिसका डर सभी को महीनों से था। शिप अबैंडन करो, यानी सभी लोग जहाज को खाली करके बर्फ पर उतर जाएं। एक एक करके जरूरी सामान, खाने के बैग, बंदूकें, चूल्हे, चाकू, कपड़े सब उतारा गया। कुत्ते, स्लेज, लाइफ बोट्स, हर चीज को बर्फ पर जमा दिया गया। 7 महीने से जो जहाज उनका घर था, वही जहाज अब उनके सामने टूटता, दबता और धीरे धीरे बर्फ में समाता जा रहा था। एंड्योरेंस की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। पूरी टीम खुले आसमान के नीचे बर्फ की चादर पर खड़ी थी। दूर दूर तक सिर्फ सफेदी, तेज हवा और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। अब सवाल बस एक था कि आखिर हम यहां कितनी देर जिंदा रह पाएंगे। शैकलटन जानते थे कि यहां रुकना मौत को बुलावा देना है, तभी उन्होंने फैसला किया। उनका लक्ष्य होगा 550 किलोमीटर दूर स्थित पॉलेट आइलैंड। वहां कभी शेल्टर और सप्लाई स्टोर्स हुआ करते थे। शायद मदद मिल जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 लाइफ बोट्स थी और जिस बर्फ ने इतने विशाल जहाज को तोड़ दिया, उसके सामने ये छोटी नाव एक खिलौना भर थी। इसलिए शैकलटन ने सबसे पागल लेकिन सबसे बहादुर फैसला लिया। हम पैदल चलेंगे। जी हां, 28 लोग
कड़ाके की ठंड, तूफानी हवाएं और पैरों के नीचे तैरती बर्फ की चादर। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे खतरनाक सफर। अगले 6 महीने तक क्रू ने ऐसे खतरों का सामना किया जिनकी कल्पना भी इंसान नहीं कर सकता। जिस बर्फ पर वो कैंप लगाते वो कभी भी टूटकर पानी में समा सकती थी। कभी बर्फ का पहाड़ उठकर उनके ऊपर गिर सकता था, कभी पूरा आइस फ्लो लहरों के साथ बहने लगता था। लेकिन उनकी किस्मत में अभी लिखी थी जिंदगी। बर्फ की तैरती परतें धीरे धीरे पॉलेट आइलैंड की दिशा में ही जा रही थीं। खाने की हालत खराब थी। अब वो सिर्फ वही खा पाते थे जो बर्फ पर मिलता। पेंगुइन्स, सील्स और कभी कभी सिर्फ एक बिस्किट, वो भी पूरे दिन के लिए। फरवरी 1916। अब तक उन्हें सफर में 13 महीने हो चुके थे। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि कई लोगों के शरीर कमजोर होने लगे थे। आखिरकार हालात इतने बिगड़े कि उन्हें अपने कुत्तों को भी मारकर खाना पड़ा। ये उनका सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी फैसला था। उन्हें पता था अगर वे जिंदा रहे तो एक दिन घर लौटेंगे, और घर लौटेंगे तो अपने साथ उम्मीद भी ले जाएंगे। लेकिन किस्मत का खेल चालू था। तैरती बर्फ अचानक दिशा बदलकर पॉलेट आइलैंड से दूर हटने लगी और उन्हें एक और अनजान जगह की तरफ ले गई, एलिफेंट आइलैंड। अब बर्फ टूट रही थी, लहरें उठ रही थीं, तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। कई क्रू मेंबर्स के होंठ और उंगलियां फ्रॉस्ट बाइट से नीले पड़ चुके थे, और इसी खतरनाक हालात में उन्होंने एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में आखिर सफलता पाई। ये पिछले 16 महीनों में पहली बार था कि उन्होंने जमीन को छुआ था, लेकिन ये जमीन भी वीराना थी। यहां खाना नहीं, इंसान नहीं, कोई मदद नहीं, बस पत्थर, हवा और ठंड। अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते को पार करके साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचना, जहां मदद मिल सकती थी। शेकल्टन ने फैसला किया कि वो खुद ये आत्मघात यात्रा करेंगे और अपनी टीम को बचा कर ही लौटेंगे। उन्होंने 6 क्रू मेंबर्स को चुना दुनिया के सबसे मुश्किल सफर के लिए। 24 अप्रैल 1916 एक लाइफ बोट को मजबूत किया गया, कपड़े और खाना बांधा गया और 6 लोग शेकल्टन समेत एलिफेंट आइलैंड से निकल पड़े। बाकी 22 लोग उन्हें देखते हुए जाते रहे। किसी को नहीं मालूम था कि वे दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। ये यात्रा किसी तूफान से कम नहीं थी। लाइफ बोट लहरों पर ऐसे उछलती थी जैसे कोई खिलौना। कुछ लहरें 80-90 फीट ऊंची थीं, इतनी ऊंची कि वो ऊपर उठकर सूरज को भी ढक देती थी। ठंड इतनी तेज थी कि हर लहर के साथ उनके कपड़े, उनकी दाढ़ी, उनकी उंगलियां सब बर्फ बन जाते। हर रात ऐसा लगता कि यह अंतिम रात है। और सबसे बड़ी चुनौती, नेविगेशन। न जीपीएस, न कंपास, सिर्फ सूरज, बादल और तारों की मदद। गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। एक गलत दिशा और वे हमेशा के लिए समुद्र में खो जाते। इसके बावजूद हर दिन वो मुश्किल से 80 किलोमीटर ही तय कर पाते, लेकिन वे बढ़ते रहे, हर तूफान को चीरते हुए, हर रात मौत को हराते हुए। 16 दिन लगातार समुद्र से जूझने के बाद 10 मई 1916 शैकल्टन और उनकी टीम आखिरकार साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गई। लेकिन एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। वे इस विशाल द्वीप के गलत हिस्से पर उतरे थे, जहां सिर्फ ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ थे, और व्हीलिंग स्टेशन था द्वीप के बिल्कुल दूसरी तरफ। लेकिन शैकल्टन रुके नहीं, उनकी टीम रुकी नहीं। 3 लोग शैकल्टन समेत 36 घंटे लगातार जंगल, बर्फ, पहाड़ और खाइयों को पार करते हुए चलते रहे, जैसे किसी इंसान ने अपनी जान दांव पर लगाकर मौत की हर दीवार तोड़ दी हो। 36 घंटे के बाद वो आखिर उस व्हीलिंग स्टेशन तक पहुंच गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि स्टेशन के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। उनका चेहरा, उनके कपड़े, उनके बाल सब बर्फ और मिट्टी से ढके थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि शैकल्टन जिंदा है, सभी हैरान रह गए। अब मिशन था एलिफेंट आइलैंड पर फंसे 22 साथियों को बचाना। शैकल्टन ने 3 बार कोशिश की। हर बार बर्फ, तूफान और समुद्र ने रास्ता रोक दिया। हर बार मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। लेकिन चौथी बार 30 अगस्त 1916 दूर से उन्हें धुआं उठता दिखा। उनका क्रू उनका इंतजार कर रहा था। शैकल्टन को नहीं पता था कि कितने लोग जिंदा बचे होंगे, लेकिन जैसे ही वो किनारे पहुंचे, उन्होंने राहत की सांस ली। पूरे 22 के 22 लोग जिंदा थे, सभी। एक भी आदमी मरा नहीं, एक भी आदमी पीछे नहीं छूटा। शैकल्टन ने अपने क्रू को 2 साल 22 दिन बाद
सही सलामत घर पहुंचा दिया। वो शायद अंटार्कटिका को पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके लिए आज भी दुनिया उन्हें इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक मानती है। और 100 साल से ज्यादा बाद 2022 में एंडोरेंस जहाज अंटार्कटिक महासागर की गहराई से मिल गया, करीब 3000 मीटर नीचे, पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह सलामत। ये हमें याद दिलाता है कि एंडोरेंस सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, साहस और उम्मीद का प्रतीक था।